स्टूडेंट्स, अब अपन कॉस्टिंग के बेसिक एमसीक्यू देखेंगे। हमने कॉस्टिंग का इंट्रोडक्शन समझा, अब कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्थिर लागत प्रति इकाई घटती है। हमने ये समझ लिया फिक्स कॉस्ट क्या होती है। फिक्स कॉस्ट फिक्स होती है, लेकिन मैं एक लाइन बोलता हूँ, अब ध्यान देना। फिक्स कॉस्ट फिक्स होती है लेकिन पर यूनिट वेरिएबल होती है। आप कहेंगे सर ये कौन सी बात है, मैं दोहराता हूँ। फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड होती है लेकिन पर यूनिट वेरिएबल होती है। कैसे? जैसे सपोज करो कि 5,000 रुपये हमारी फिक्स कॉस्ट है, और ये भी मान लो कि हम 500 यूनिट बनाते हैं। ये 5,000 रुपये हमारी फिक्स कॉस्ट है, तो 5,000 डिवाइडेड बाय 500, ये हो गई आपके 10 रुपये। यानी इसको अपन पढ़ें तो ये बढ़ेंगे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट 10 रुपये। जबकि अगर फिक्स कॉस्ट 5,000 है और अगर हमारा प्रोडक्शन 1,000 यूनिट का हो जाए तो 5,000 डिवाइडेड बाय 1,000 रुपये, ये हो गई आपकी 5 रुपये। अब हो गई फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट 5 रुपये। एक और देख लीजिए, अगर फिक्स कॉस्ट 5,000 रुपये ही है और हमारा प्रोडक्शन बढ़ के 2,000 यूनिट हो जाए तो ये मात्र आएगा 2.5 रुपये पर यूनिट। क्या देखा? फिक्स्ड कॉस्ट इन टोटलिटी फिक्स होती है, लेकिन जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कम होती है। इसका वाइसा वर्सा भी सही है कि अगर प्रोडक्शन कम होता है तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट बढ़ जाती है। इसने बोला था फिक्स कॉस्ट पर यूनिट घटती कब है? कब घटती है? जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है वैसे वैसे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट घटती है। तो उत्पादन इकाइयों में वृद्धि के साथ, विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन यूनिट्स। कॉन्सेप्चुअल अच्छा सा क्वेश्चन था। निम्न में से कौन सी लागत है जो उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होती? तो चाहे प्रोडक्शन कितना भी हो, उत्पादन की मात्रा में अगर परिवर्तन हो भी जाए तो, अब इसने पर यूनिट के सेंस में नहीं पूछा है, इसने वैसे ही पूछा है कि प्रोडक्शन चाहे कितना भी हो वो खर्चा नहीं बढ़ता। तो फिक्स्ड कॉस्ट एक ऐसा खर्चा होता है जिसका अमाउंट फिक्स रहता है, प्रोडक्शन के कम हो जाने का या ज़्यादा हो जाने का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी मात्रा में परिवर्तन चाहे ज़्यादा हो जाए चाहे कम हो जाए, फिक्स कॉस्ट पे प्रभाव नहीं होता। तो इसका आंसर होगा स्थायी लागत। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट इज मितव्ययी आदेश मात्रा विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है। ये जो हम EOQ की कैलकुलेशन करते हैं, काउंटिंग करते हैं कि हमें इतना ऑर्डर देना चाहिए। जैसे कि मटेरियल कंट्रोल वाले चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि अगर मान लीजिए कि हमें 40,000 यूनिट पूरे साल में चाहिए और हमारा EOQ हमें सजेस्ट करता है कि हमें 10,000 यूनिट मंगाने चाहिए, यानी हमें साल में 4 बार ऑर्डर देना चाहिए। इससे हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट का टोटल मिनिमम रहेगा। कुल मिला के EOQ किस बात की कवायद है, किस बात की एक्सरसाइज है? ये आपका इन्वेंट्री कॉस्ट को कंट्रोल करने की कवायद है। इसने कहा कि EOQ एक रेशियो एनालिसिस है। इज इट अ बजटरी कंट्रोल? इट इज़ एन इन्वेंट्री कंट्रोल? यस, इट इज़ एन इन्वेंट्री कंट्रोल मेजर। ठीक है, इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए कह रहे हैं कि वैसे आप चाहें तो EOQ की कैलकुलेशन आप ट्रायल एंड एरर मेथड से भी कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हैं, और फॉर्मूला जो ठीक है ना लगाते हैं अपन EOQ का √2CO/UI, उस फॉर्मूले से भी अपन कर सकते हैं। ठीक है, कहता है नीचे दिए गए व्ययों में से कौन सा व्यय कारखाना ऊपरी व्ययों में शामिल नहीं होता? कौन सा शामिल नहीं होता? तो मतलब 3 शामिल होंगे, तो आप तो एक एक को देख लो। स्टोर कीपिंग एक्सपेंसेस या भंडार रख रखाव के व्यय, ये आपका फैक्ट्री ओवरहेड है। आप जो स्टोर को मेंटेन करते हो वो जो खर्चा है वो फैक्ट्री ओवरहेड है। नक्शा विभाग के व्यय, ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंसेस फैक्ट्री ओवरहेड होता है। जावक भाड़ा, ये आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। जावक भाड़ा क्या होता है? आपका माल आपने बेच दिया, अब कस्टमर ने कहा कि उसे होम डिलीवरी चाहिए, तो आपने उसके घर तक माल छिड़वा दिया। 100 रुपये 200 रुपये टेम्पो वाले को, गाड़ी वाले को हमने दिए हमारे खर्चे पे, तो ये जावक भाड़ा है। तो इट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ढुलाई व्यय, ह्यूलेज, ये माल जब आता है या माल इधर से उधर हम करते हैं फैक्ट्री के दौरान तो ढुलाई लगती है, ह्यूलेज लगता है, तो ये भी आपका फैक्ट्री ओवरहेड है। तो हमें आइडेंटिफाई करना था तो ऑड वन आउट से भी फाइंड कर लेंगे, और यूँ भी हमें समझ में आता है कि जावक भाड़ा इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सी विल बी द आंसर। नेक्स्ट, भूतकालीन लागत जिसे किसी भविष्य की क्रिया के द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता कहलाती है। देखिए, वो पास्ट में लगी हुई कॉस्ट जिसे भविष्य की क्रिया द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता उसको अपन बोलते हैं संक कॉस्ट, डूबी हुई लागत। ठीक है, एक मैं जैसे बात बताऊँ, अगर वैसे बताऊँ,
जैसे पास्ट में आपने कुछ भी किया, अब आप उसको अनडन नहीं कर सकते। आप चाहें तो आज से अपना कल बेहतर बना सकते हैं, आज अपने एफर्ट्स में परिवर्तन ला सकते हैं, जो भी आज आप करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन जो पास्ट में आप कर चुके, वो समय बीत चुका। अब आप उस समय में जाके वापस उसको कुछ भी अनडन या अंडू नहीं कर सकते। जो हो गया सो हो गया। यही बात संक कॉस्ट के साथ होती है। सपोज करो हमने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया, उसके अंदर पैसा लगा दिया। अब जो लगा दिया सो लगा दिया, उसमें तो अपन को चेंज नहीं कर सकते। अब हमें आगे सोचना है कि हमें इसको कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। वो हम सोच सकते हैं कि हमें उसी प्रोजेक्ट को और कंटिन्यू करना है या उसको अबंडन कर देना है। लेकिन वो लागत जो पास्ट में लग चुकी है, जिसे फ्यूचर में अब कुछ भी करके हम चेंज नहीं कर सकते, उसे संक कैश कॉस्ट या डूबी हुई लागत कहते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे गई भी बात वापस नहीं आती, उस तरह की कॉस्ट। अब ये वर्ड है रूपांतरण लागत, डैश डैश का जोड़ है। अब वर्ड है कन्वर्जन कॉस्ट। देखिए, रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कौन कन्वर्ट करता है? तो रॉ मटेरियल के बाद जब उसके ऊपर लेबर लगती है और फैक्ट्री में काम होता है, तब जाके वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है। तो कन्वर्जन कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड। तो उसने कहा कन्वर्जन कॉस्ट इज द सम मीन्स टोटल ऑफ इनडायरेक्ट वेजेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड। नो, क्योंकि इनडायरेक्ट वेजेस तो फैक्ट्री ओवरहेड वर्ड में इंक्लूड है, तो अलग से तो देने की जरूरत भी नहीं थी। इट इज़ द सम ऑफ डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड। ये काफ़ी सही लग रहा है, यही सही है कि मैं भूल गया बीच में लिखना। डायरेक्ट लेबर या जिसको डायरेक्ट वेजेस भी बोलते हैं, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और फैक्ट्री ओवरहेड करके हम रॉ मटेरियल को एक तरह से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो दीज 3 आइटम्स, और यू कैन से सम ऑफ द 3 आइटम्स, इन 3 आइटम्स का टोटल कहलाता है कन्वर्जन कॉस्ट, रूपांतरण लागत। रूप में अंतरण आ जाए, रूप में परिवर्तन आ जाए, ऐसी लागत। आपको देखो, जब आप याद करें ना, तो किसी न किसी ट्रिक से याद किया करो। मतलब कोशिश किया करो कॉन्सेप्ट सेट करके, नाम पकड़ के थोड़ी देर तक उसके साथ, क्वेश्चन के साथ रहा करो। थोड़ी देर तक क्वेश्चन को सोचा करो, फिर वो आपको लंबे समय तक रिटेन हो जाएगा, लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, ठीक है, ओके। द डिफरेंस बिटवीन द इकोनॉमिक एंड अकाउंटिंग कॉस्ट ऑफ अ फर्म आर। देखिए, एक होती है अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट, और एक होती है इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट। ये दोनों में अंतर आ सकता है। कैसे? आप ये समझिए, अगर किसी एक्स व्यक्ति ने उत्पादन के सारे साधन बाहर से जुटाए, तो वो सब पे पैसा खर्च करेगा। जैसे वो रेंट के लिए पैसा देगा, लैंड के लिए रेंट दिया जाता है, फंड के लिए इंटरेस्ट दिया जाता है। ठीक है, अगर वो सारे लेबर बाहर के हायर करेगा तो उसको सैलरी देगा, यानी वेजेस देगा। ठीक है, तो सपोज करते हैं कि 5 आइटमों पे उसका 50,000 रुपये खर्च हुआ। वहीं दूसरी ओर एक आदमी ऐसा है जिसके पास बिल्डिंग खुद की है, बिल्डिंग खुद की है तो उसे रेंट नहीं देना पड़ता। अगर वो नौकर को नहीं रखता बल्कि खुद ही काम में लगा रहता है या खुद के घर वालों को काम में लगाए रहता है, तो हो सकता है उसे सैलरी और वेजेस नहीं देना पड़े। ठीक है, तो अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना, तो चूंकि उसने रेंट पे नहीं किया, वेजेस पे नहीं किया, तो उसकी कॉस्ट कम आएगी। मान लो 30,000 आएगी। अब आप समझो, एक बंदे की कॉस्ट आ रही है 50,000, क्योंकि वो एक्सटर्नल रिसोर्सेज को यूज़ करता है। एक बंदा जो इंटरनल रिसोर्सेज यूज़ करता है, तो उसकी कॉस्ट थोड़ी सी कम आ रही है। तो अकाउंट्स की कॉस्ट के हिसाब से देखा जाए तो उनकी दोनों की कॉस्ट डिफरेंट आएगी। एक की 50,000 आएगी, एक की 30,000 आएगी। लेकिन इकोनॉमिक्स में जब अपन पढ़ते हैं ना, तो जो खुद की बिल्डिंग अपन यूज़ करते हैं ना, उसका भी नोशनल रेंट अपन काउंट करते हैं। उसका भी किराया, कि अगर ये बिल्डिंग किराए की होती तो कितना होता, यानी और अगर मैंने कहीं और नौकरी करी होती तो मेरी वहाँ तनख्वाह क्या रही होती, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की तरह काम करेगा। तो इकोनॉमिक कॉस्ट के अंदर जो लग रहे हैं पैसे, उसके अलावा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी कंसीडर किया जाता है कि ये बिल्डिंग किराए पे होती या ये बिल्डिंग में किराए पे देता तो कितना कमा सकता था। तो उस तरह की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी सोचा जाता है। तो ये कहता है कि इन दोनों कॉस्ट में अंतर क्यों आता है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट की वजह से। एक्सप्लिसिट कॉस्ट तो बाहर की कॉस्ट होती है, वो तो दोनों ही कंसीडर करते हैं। कॉर्पोरेट टैक्सेस को तो दोनों ही कंसीडर नहीं करते। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दैट द फर्म ओन्स, ये बिल्कुल सही है। यही रीज़न है कि प्रोडक्शन
के फैक्टर्स कौन से होते हैं। उत्पादन के लिए किसकी ज़रूरत होती है, लेबर की, लैंड की, कैपिटल की, तो उसको फैक्टर बोलते हैं। उसकी जो कॉस्ट होती है, उसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, उस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ध्यान रखती है कौन, इकोनॉमिक कॉस्ट। उसको कौन ध्यान नहीं रखता, अकाउंटिंग कॉस्ट। दोनों की वजह, इसलिए दोनों में अंतर आ जाता है। तो इसका आंसर हिंदी में पढ़ें तो फर्म के स्वामित्व वाली उत्पादन के साधनों की अवसर लागतों की वजह से आर्थिक लागत और लेखांकन लागत के बीच अंतर उत्पन्न होता है। नेक्स्ट इज ड्राइंग ऑफिस सैलरी रिकॉर्डेड। मैं जब वीडियो बना रहा था तब भी मैंने बताया था कि कुछ लोग ड्राइंग देखेंगे तो सोचेंगे ये पर्सनल एक्सपेंस है, कुछ लोग ऑफिस देखेंगे तो उनको लगेगा ये ऑफिस ओवरहेड है। लेकिन इसका मतलब ये होता है वो विभाग जो नक्शे बनाता है, डिज़ाइन बनाता है, स्केचेस बनाता है, स्ट्रक्चर बनाता है ऑन पेपर्स, तो इसका पूरा पूरा रिलेशन प्रोडक्शन से है। माल जो मूर्त रूप लेता है, जो टेंजिबल फॉर्म लेता है, उससे पहले उसको स्केच में, जैसे आप सोचो कार बनती होगी तो कार यूं ही बन जाती होगी, पहले कार का स्केच बनता होगा, कार का डिज़ाइन बनता होगा, मॉडल बनता होगा ऑन पेपर्स। ऐसे ही कोई भी प्रोडक्ट है पहले वो पेपर्स पे बनता है, उसके बाद रियल में बनता है। तो इसका संबंध प्रोडक्शन से है और इसे अपन फैक्ट्री ओवरहेड में रखेंगे बगैर घबराए। इसे इट इज़ अ पार्ट ऑफ वर्क्स ओवरहेड ऑल्सो नोन एज फैक्ट्री ओवरहेड। ये बाकी सारे गलत हैं, ठीक है, बी इसका आंसर होगा। वेल नेक्स्ट इज नर्सिंग होम के मामले में लागू होने वाली लागत की विधि की पहचान कीजिए। नर्सिंग होम, हॉस्पिटल्स क्या करते हैं, सेवा देते हैं। मैंने बताया था जो सेवा प्रदाता एजेंसीज होती हैं, जो सेवा प्रदान करती हैं, उनके लिए ऑपरेटिंग कॉस्टिंग बढ़िया होता है। जितनी भी जन उपयोगी संस्थाएं होती हैं, जितनी भी पब्लिक यूटिलिटी संस्थाएं होती हैं, या जो संस्थाएं सेवा प्रदान करती हैं, इन द सेंस गुड्स सेल नहीं करती, सर्विस प्रोवाइड करती है, बदले में पैसा चार्ज करती है, चाहे प्रॉफिट मोटिव हो चाहे नहीं हो, उससे बात नहीं है, पर वो जब सर्विस देते हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, उसके लिए ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनती है। 2 शीट आप याद रख लो। अगर आप माल का प्रोडक्शन कर रहे हो तो यू विल बी क्रिएटिंग अ कॉस्ट शीट, और अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो यू विल बी क्रिएटिंग एन ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। तो इनके लिए परिचालन लागत विधि बढ़िया रहती है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग बढ़िया रहती है। नेक्स्ट, स्थायी लागत कैसी लागत है, तो मोटे तौर पे आप समझा दो, मैं एग्जांपल से बताता हूँ। स्थायी लागत का एग्जांपल परफेक्ट ले लो, रेंट। अगर आपने फैक्ट्री किराए पे ले रखी है और 1 लाख रुपए उसका किराया है तो आपको 1 लाख रुपए देना ही है, चाहे प्रोडक्शन कम हो या ज़्यादा हो। फिक्स कॉस्ट में टोटलिटी वाइज कोई परिवर्तन नहीं होता। फिक्स कॉस्ट एक पीरियड कॉस्ट होती है जो देनी होती है, पर फिक्स कॉस्ट पर यूनिट में अंतर आ सकता है अगर उत्पादन में बदलाव आता है। तो मैंने अब सारी बातें बता दी। अब देखिए, फिक्स कॉस्ट, इनका पहला कथन है फिक्स कॉस्ट ऐसी कॉस्ट है जो कि उत्पादन में परिवर्तन के अनुरूप परिवर्तनशील है। ये तो होगा ही नहीं, उत्पादन चाहे कितना ही हो इसमें बदलाव नहीं होता। जो कि उत्पादन के संबंध में आंशिक रूप से स्थायी और आंशिक रूप से परिवर्तनीय है, ऐसा भी नहीं है। यानी ये जो लाइन लिखी है ना, ये सेमी वेरिएबल के लिए लाइन यूज होती है, जो कि उत्पादन में बदलाव के बावजूद एक निश्चित अवधि के दौरान कुल मिलाकर नहीं बदलती। ये बिल्कुल परफेक्ट लाइन है। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट है जो प्रोडक्शन में चेंज होने के बावजूद भी एक पर्टिकुलर पीरियड में इन टोटलिटी नहीं बदलती। पर यूनिट तो बदल सकती है पर इन टोटलिटी नहीं बदलती। तो सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। डी गलत हो गया, कहता है कि ये वो कॉस्ट होती है जो पर यूनिट फिक्स होती है। तो मैंने बताया ना थोड़ी देर पहले, पर यूनिट तो वेरिएबल होती है। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप कॉमर्स के स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए कंप्लीट कोर्स लेके आए हैं। ये कोर्स हमारे ऐप पे अवेलेबल है, आपको प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड करना होगा। उस कोर्स में आपको कंप्लीट कंटेंट मिलेगा जिसकी आपको ज़रूरत है। अगर आप एक ही बार में अगर अपना स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो आपको ज़रूर ये कोर्स लेना चाहिए। इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा, आपको सारे चैप्टर्स के वीडियोज़ मिलेंगे। अगर इस कोर्स में ऑलमोस्ट 60 चैप्टर्स हैं तो हर चैप्टर पे हमने 5-5, 6-6 वीडियोस बना रखे हैं जो आपको मिलेंगे, ताकि उस चैप्टर को आपको पूरा समझ में आ सके कि उस चैप्टर में है क्या। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस व्हाइट बोर्ड पे कराए गए हैं, इसके अलावा थ्योरी लेक्चर्स के वीडियोस भी दिए गए हैं। चैप्टर होने के बाद प्रैक्टिस के लिए हर चैप्टर के 100 से ज़्यादा MCQ कराए गए हैं, कहीं कहीं तो 200 या 300 MCQ भी हैं। मिनिमम हर चैप्टर के 100 MCQ दिए गए हैं। इसके अलावा सारा कोर्स हो जाने के बाद प्रैक्टिस के लिए या एग्ज़ाम के लिए तैयार करने के लिए 50 सैम्पल पेपर्स दिए गए हैं। एक सैम्पल पेपर में 150 MCQ हैं, टोटल 7500 MCQs आर देयर। इसके अलावा हर चैप्टर के नोट्स हमने दिए हैं,
ये नोट्स और सारे एमसीक्यू हिंदी में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं। तो अगर आप किसी भी लैंग्वेज से हैं, कोई बैरियर नहीं है, आप आराम से इसकी तैयारी कर सकते हैं। कोर्स लेने के बाद बाय द वे ऐसा होगा नहीं, पर बाय द वे अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो 5 दिन के अंदर आप मनी बैक गारंटी ले सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपकी फीस पूरी की पूरी रिफंड कर दी जाएगी। जस्ट आपको 5 दिन कोर्स को लेके देखना है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो पूरी फीस आपकी वापस कर दी जाएगी। इसके अलावा ये सारा कंटेंट रिकॉर्डेड फॉर्म में है। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता या आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप लगातार व्हाट्सएप ग्रुप में हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप जो डाउट भेजेंगे शाम तक होते होते उसका फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अच्छा, अवसर लागत शब्द निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करता है? मैं आपको अवसर लागत बेसिकली समझाऊं कि सपोज करो मैं शॉप चला रहा हूँ और 8 घंटे मैं रोज़ शॉप पे बैठा करता हूँ। इस वजह से मैं जॉब नहीं कर पाता। अगर मैं जॉब करता तो वहाँ से मैं 40,000 रुपये कमाता। तो एक तरह से शॉप से 40,000 रुपये कमाना कंपलसरी हो जाएगा। आप समझिएगा कि मैं दुकान पे बैठा इसलिए मैं जॉब करने नहीं गया। जॉब करता तो 40,000 कमाता, तो इसलिए अब दुकान का दायित्व बनता है कि कम से कम वहाँ 40,000 तो कमाई हो। तो मेरा वहाँ शॉप पे काम करूँगा तो वैसे शॉप की देखा जाए तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट कोई नहीं आएगी। शॉप हमारी है तो हम रेंट पे करेंगे, बाकी नौकरों को सैलरी देंगे, लाइट का बिल देंगे, वो सारा कॉस्ट है। लेकिन मेरे लिए 40,000 रुपया भी कमाया जाना होगा ड्यू टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर दुकान 40,000 रुपये नहीं कमा सकती तो लॉजिकली सोचें या इकोनॉमिकली सोचें तो हमें शॉप क्लोज करके जॉब पे चले जाना चाहिए। अगर इकोनॉमिकली हम सेंस में सोचते हैं तो इकोनॉमिक्स कहता है कि फिर आपको जॉब ही करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ आप ज़्यादा कमा सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के अवसर लागत वो होता है जो अवसर आप छोड़ते हैं उसकी लागत। मोल भाव द्वारा तय की गई कीमत, ये तो नेगोशिएबल अमाउंट होता है। उत्पादन के इष्टतम स्तर से संबंधित उत्पादन लागत, ये भी गलत होता है। औसत परिवर्तनशील लागत, ये भी गलत होती है। साधन को दूसरे सर्वोत्तम प्रयोग से होने वाली प्रतिफल की हानि। आपने नौकरी न करके दुकान को चुना, एक चीज़ को न छोड़ के दूसरी चीज़ को चुना, ठीक है, तो उससे होने वाली हानि आपके लिए अवसर लागत कहलाती है। कॉस्टिंग में अवसर लागत कैलकुलेट करनी होती है, और लाइफ में मैं बताऊँ हर जगह आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करनी होती है। खैर, विच ऑफ दीज इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग? कॉस्ट अकाउंटिंग का कौन सा उद्देश्य नहीं है? जब पूछा है तो मतलब 3 उद्देश्य तो हैं। कॉस्ट का असर्टेनमेंट करना, ये तो लगता है कि ऑब्जेक्टिव है। डिटर्मिनेशन ऑफ द सेलिंग प्राइस, ये भी ऑब्जेक्टिव है। कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, ये भी ऑब्जेक्टिव है। असिस्टिंग शेयर होल्डर इन डिसीजन मेकिंग, ये कॉस्टिंग का काम नहीं है। कॉस्टिंग का काम है लागत का पता करना, बिक्री मूल्य का निर्धारण करना। भाई ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई है। पहले जैसे मान लो कि कोई वस्तु अपन बना रहे हैं, सपोज अपन मोबाइल बना रहे हैं, अपने मोबाइल बनाने की लागत 6,000 रुपये आ रही है, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए लागत कितनी आ रही है। फिर हम ये सोचेंगे कि अब हम कितना मार्जिन रखें। सपोज करो हमने कहा सोचा कि 20% मार्जिन रखते हैं ऑन कॉस्ट, तो हम इसका सेलिंग प्राइस सेट करेंगे 7,200। तो इन दोनों में कॉस्टिंग काम आ गई। इसी तरह से कॉस्ट को जो सोचा है उसके अंदर ही रखना, इसको बोलते हैं कॉस्ट कंट्रोल। और लॉन्ग टर्म में ऐसे एफर्ट्स करना कि कॉस्ट कम से कम होती चली जाए, इसको बोलते हैं कॉस्ट रिडक्शन। तो ये भी कॉस्टिंग का मकसद होता है। ठीक है, कहते हैं कि किसी भी चीज़ में सुधार करना होता है ना, तो आप उसको मेजर करना शुरू करो। किसी भी चीज़ में अगर आपको अपनी नींद में सुधार करना है तो आप अपने नींद के आवर्स स्टडी करो। अगर आपको स्टडी आवर्स में सुधार करना है तो आप अपने स्टडी आवर्स को लिखना शुरू करो। अगर आपको अपने थॉट्स में सुधार करना है तो अपने थॉट्स को देखो, थॉट्स को लिखो। किसी भी चीज़ को जब रिकॉर्ड किया जाता है ना, तो डेफिनेट आपको उसके अंदर जो लैकुना है, जो कमी है, वो दिखाई देने लग जाती है और आप उसको बेटर कर पाते हो। खैर, तो मैं ये बता रहा था कि कॉस्टिंग जब लगातार की जाती है ना, तो कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन वाला ऑब्जेक्टिव आपका पूरा हो जाता है। लेकिन कॉस्टिंग कहीं से भी शेयर होल्डर्स को मदद नहीं करती। शेयर होल्डर्स को मदद करता है रेशियो एनालिसिस, मार्केट एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, वो चीज़ें शेयर होल्डर्स को मदद करती है। नेक्स्ट इज कन्वर्जन कॉस्ट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग डैश डैश इनटू। तो मैं अभी क्वेश्चन आया था, दूसरे तरह से पूछा था, कन्वर्जन कॉस्ट, जिसमें मैंने बताया था डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और फैक्ट्री ओवरहेड होते हैं। उनकी मदद से क्या होता है, पत्थर हीरा बन जाता है, कोयला हीरा बन जाता है, या यूँ कह लें कि रॉ मटेरियल
फिनिश गुड्स में तब्दील हो जाता है। तो आधी पहली लाइन में रॉ मटेरियल आएगा, पिछली लाइन में फिनिश गुड्स आएगा। रूप अंतरण, रूप में परिवर्तन आएगा। संक कॉस्ट कैसी है? संक कॉस्ट मैंने बताया जो पास्ट में लग चुकी है, डूब चुकी है, जिसके बारे में सोचने विचार करने का कोई मतलब नहीं है, तो वो एक तरह से इररेलेवेंट होती है। डिसीज़न मेकिंग के लिए भविष्य में जो लागतें आएंगी उसका ध्यान रखा जाता है। जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अपन गंवा रहे हैं, जो लॉस हमें हो रहा है, हमें उसका ध्यान रखना होता है। लेकिन जो हो चुका है पास्ट का ध्यान आपको नहीं रखना है, ठीक है। तो संक कॉस्ट जो होती है वो नॉट रेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग है। जैसे मान लीजिए कि आपने सपोज करो कोई कोर्स कर रखा है, जब आप स्कूल से निकले, कॉलेज में थे, उस समय किसी ने सजेस्ट किया और आपने कोई कोर्स कर रखा है, ठीक है। आजकल वो कोर्स चलता ही नहीं है, लेकिन आप अपने हर डिसीजन में सपोज करो ऐसा सोचो, यार मैंने वो कोर्स कर रखा है, मैंने उसके ऊपर 6 महीने लगाए थे, मैं उसी लाइन में कुछ करूँगा, तो मैं क्या कहूँगा, बेवकूफ़ है तो अब तेरे को वो सोचना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं सोचना चाहिए? क्योंकि वो चीज़ अब चलती ही नहीं है। तो 6 महीने गए तो गए, 6 महीने गए तो गए, उसको नहीं सोचना है। हाँ, अब जो मुझे जॉब चाहिए उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसमें कितना समय लगेगा, उस ट्रेनिंग में कितना समय लगेगा, वो ज़रूर सोचना चाहिए। लेकिन जो समय अपन गंवा चुके, लगा चुके, व्यतीत कर चुके, वो इररेलेवेंट है, उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो वो डूबत लागत निर्णय लेने के लिए प्रासंगिक नहीं होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी लागत की विधि नहीं है? तो कुछ कॉस्ट के मेथड्स होते हैं, कुछ कॉस्ट टेक्निक्स होती हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होती है ये मेथड है, जॉब कॉस्टिंग मेथड है, प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड है, लेकिन जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है दिस इज़ टेक्निक। तो ये शीट आप याद कर लीजिए कि इन कौन कौन सी तो कॉस्टिंग के, ये आप अच्छे से याद कर लीजिए कौन कौन से कॉस्टिंग के मेथड होते हैं। जॉब कॉस्टिंग जिसमें हम कोई जॉब परफॉर्म करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जिसमें अपन कोई ठेका लेते हैं, कॉस्ट प्लस कॉस्टिंग जिसमें पहले अपन अपनी कॉस्ट जोड़ के फिर अपना मार्जिन सोच लेते हैं, यूनिट कॉस्टिंग जिसके अंदर अपन एक जैसी चीज़ों का लगातार प्रोडक्शन करते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जब अपन सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बैच कॉस्टिंग जब अपन FMCG गुड्स जैसे बिस्कुट वगैरह, दवाइयाँ वगैरह बैच में बनाते हैं, एक समूह के अंदर चीज़ें बनाते हैं, और प्रोसेस कॉस्टिंग जिसके अंदर माल एक प्रोसेस से निकल के दूसरे प्रोसेस में जाया करता है, प्रोसेस कॉस्टिंग। तो ये सारे कॉस्ट को पता करने के मेथड्स हैं, इनको कॉस्टिंग मेथड्स बोलते हैं। लेकिन कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करें? क्या हम स्टैंडर्ड कॉस्ट ले लें, मतलब रियल ग्राउंड की कॉस्ट को ना लेके देखें, जो कॉस्ट होनी चाहिए उसको कंसिडर करें? क्या हम केवल वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर करते हुए मार्जिनल कॉस्टिंग करें, या हम डायरेक्ट कॉस्टिंग यानी जिसका प्रोडक्शन से डायरेक्ट रिलेशन है वो वाली कॉस्टिंग पकड़ें, या हम वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों को पकड़ते हुए यानी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पकड़ें, या हम पूरी इंडस्ट्री ने जो कॉस्टिंग टेक्निक अपना रखी है उस टेक्निक को अपनाएं, जैसे यूनिफॉर्म कॉस्टिंग कहते हैं। तो ये तो होते हैं कॉस्टिंग के टेक्निक। जैसे कॉस्ट टेक्निक तो होता है किसी चीज़ को कैसे करना है, ठीक है। फिर अंदर डीप डाउन जाते हैं तो फिर पर्टिकुलर यूनिट्स लगती है, ठीक है। जैसे मान लो अपन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कर रहे हैं, सपोज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कर रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में क्या करें, अपन केवल स्टैंडर्ड कॉस्ट को पकड़ें या केवल मार्जिनल कॉस्ट को पकड़ें, मार्जिनल कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट दोनों को पकड़ें, डायरेक्ट रिलेटेड कॉस्ट को पकड़ें, या इंडस्ट्री में जो चल रहा है उसको पकड़ें। तो कौन सी टेक्निक अप्लाई करें? तो मेथड्स अलग चीज़ है, टेक्निक्स अलग चीज़ है। आपको ये 12 के 12 नाम याद रखने हैं, मेथड्स अलग हैं, टेक्निक्स अलग हैं। इसके बाद है द मेथड ऑफ कॉस्ट कंट्रोल अंडर विच द कंट्रोल ऑफ सेंटर पॉइंट विल बी रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर कॉस्ट नॉट कॉस्ट। मतलब क्या होता है, कभी कभी आप कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहते हो, तो आप क्या करो, सारी चीज़ों को मत पकड़ो, आप तो एक आदमी पकड़ लो कि भैया ये मोबाइल बना रहे हो आपको इस महीने 5,000 यूनिट बनाने हैं और पर यूनिट मोबाइल कॉस्ट 6,000 रुपये से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, नहीं तो मैं आपसे बात करूँगा। बस मुझे डिटेल नहीं चाहिए कि मटेरियल कितना लगा, लेबर महंगी हो गई, खर्चा ज़्यादा लग गया, रेंट बढ़ गया, मुझे नहीं चाहिए। मैं तो सीधा आपको पकड़ूंगा, यू आर द रिस्पॉन्सिबल। तो एक होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, उसमें हम कॉस्ट को टारगेट नहीं करके कॉस्ट के लिए जो जिम्मेदार पर्सन है, ये समझे जिम्मेदारी तय कर देते हैं। जैसे अपन किसी क्लास में मॉनिटर बना दें और टीचर ये कहे भाई देख क्लास में शांति रहनी चाहिए, तू बच्चों को मार पीट कुछ भी कर, भगा दे, शिकायत करके दे दे, कुछ भी, मेरे को क्लास में शांति चाहिए। तो फिर क्या होगा, टीचर ये नहीं देखेगा कि क्लास में शोर क्यों हो रहा है,
वो सीधा मॉनिटर को पकड़ेगा, क्योंकि उसने उन्हें मॉनिटर को रिस्पॉन्सिबल कर दिया। तो इस तरह का कहलाता है उत्तरदायित्व लेखांकन, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। नेक्स्ट इज द एक्सपेंसेस विच आर नॉट रिलेटेड टू ऑपरेशनल प्रोसेस बट रिलेटेड टू टाइम पीरियड, जिनका ऑपरेशन प्रोसेस से कोई संबंध नहीं होता है बल्कि जिनका संबंध समय से होता है, उसे फिक्स कॉस्ट कहते हैं। फिक्स कॉस्ट को देखो ये बदल बदल के पूछ रहा है, प्रोडक्शन की मात्रा से या प्रोडक्शन की प्रोसेस से जिसका कोई संबंध नहीं है। एक महीना हो गया तो आपको रेंट देना है, इस महीने फैक्ट्री बंद रही, चालू रही, ओवर शिफ्ट हुई, ओवर टाइम हुआ, नहीं हुआ, स्ट्राइक हुई, कोई मतलब सामने वाले को नहीं होता। तो विच इज़ नॉट रिलेटेड टू द ऑपरेशनल प्रोसेस बट टाइम से रिलेटेड होता है, वो फिक्स कॉस्ट होती है। 4 इसका आंसर होगा। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यूज़ प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या होता है, माल एक प्रोसेस से निकल के दूसरी जगह जाता है। तो ऑयल प्रोसेस में माल ऐसे ही तैयार होता है, पहले जैसे क्रशिंग प्रोसेस होती है, जैसे मान लीजिए आप तिल से तेल बना रहे हैं, ऑयल सीड से ऑयल बना रहे हैं, तो पहले ऑयल सीड्स को क्रशिंग की जाएगी, फिर उसकी रिफाइनिंग की जाएगी, फिर उसको फिनिशिंग करके उसको डब्बों में भरा जाएगा। केमिकल केमिकल वर्क्स, अच्छा केमिकल, तो केमिकल वर्क्स में भी लगता है प्रोसेस चलती होगी, यस प्रोसेस चलती होगी। शुगर में भी पहले गन्ने की क्रशिंग होगी, अगर गन्ने से बन रही है तो गन्ने की पहले क्रशिंग होगी, फिर रिफाइनिंग, फिर प्रोसेसिंग, ये तीनों के अंदर तो प्रोसेस कॉस्टिंग लगेगा। लेकिन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, उसमें चीज़ों को असेंबल किया जाता है, तो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में प्रोसेसिंग नहीं होती, तो ये अलग है। द प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग कॉस्ट इज कॉल्ड, जब हम लागत को ज्ञात करते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं परिव्ययांकन। हिंदी में शब्द है परिव्यय प्लस अंकन। परिव्यय मतलब लागत, अंकन मतलब उसको कॉस्ट, उसको अंक देना। तो जब हम कॉस्ट शीट बनाते हैं तो बेसिकली वी आर डूइंग कॉस्टिंग। कॉस्टिंग मीन्स असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट का पता करना। तो ठीक है, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, व्हेन द डिटेल्स रिलेटेड विद द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अकाउंट्स। वेल, मैंने आपको बताया था कि आप कॉस्ट को पता करने के लिए कॉस्ट शीट बना सकते हो, कॉस्ट शीट को ही स्टेटमेंट बोलते हैं, तो कॉस्ट स्टेटमेंट बना सकते हो। लेकिन अगर आप इसे अकाउंट फॉर्म में चाहते हो, DRCR के फॉर्म में चाहते हो, तो यू हैव टू मेक प्रोडक्शन अकाउंट, तब आपको एक प्रोडक्शन अकाउंट बनाना होगा। ठीक है, तो प्रोडक्शन अकाउंट इसका आंसर होगा, क्योंकि इसने बोला था कि किसी वस्तु को बनाने में जो कॉस्ट आती है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बनाने के लिए हम अकाउंट फॉर्म में उसे प्रेजेंट करते हैं। तो हमें कौन सा खाता बनाना पड़ेगा, ट्रेडिंग P&L? गलत, ट्रेडिंग P&L तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए बनाया जाता है। कॉस्ट शीट इसने कहा अकाउंट के फॉर्म में चाहिए, तो अकाउंट के फॉर्म में चाहिए तो प्रोडक्शन अकाउंट हो गया। ये दोनों ऑप्शन एक जैसे हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद है वेरिएबल कॉस्ट कैसी होती है। वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो प्रोडक्शन के साथ बदलती रहती है। अगर आप 500 यूनिट बनाओगे तो सपोज़ करो 5,000 रुपये आ रही है। अगर आप 1,000 यूनिट बनाओगे तो आपके 10,000 रुपये लगेंगे। अगर आप 2,000 यूनिट बनाओगे तो 20,000 लगेंगे। कहने का मतलब है जिस प्रोपोर्शन में प्रोडक्शन चेंज होता है उसी प्रोपोर्शन में कॉस्ट अगर चेंज होती है तो दैट इज़ नोन एज वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड। बिल्कुल ये सही है, इसका आंसर भी सही है। मतलब जिसका प्रोडक्शन से डायरेक्ट रिलेशन होता है, 1 यूनिट बनवाओगे तो मान लो 10 रुपये लेबर दोगे, 10 यूनिट बनाओगे तो उस तरह से 10 × 10 100 रुपये लेबर दोगे। तो ये वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन होती है और इसके अंदर वेरिएबल ओवरहेड भी इंक्लूड होते हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट यस ये है। इन्होंने डेफिनेशन ना देके फॉर्मूले के फॉर्म में पूछा है। नेक्स्ट इज द मोस्ट सूटेबल कॉस्ट सिस्टम वेयर द प्रोडक्ट इज डिफरेंट बाय टाइप ऑफ मटीरियल एंड वर्क परफॉर्मेंस। ऐसी कौन सी लागत प्रविधि होगी जब उत्पाद में विभिन्न प्रकार की सामग्री तथा कार्य करना हो। तो इसको अपन बोलते हैं जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग में क्या होता है, जैसे जैसे जॉब मिलता है ना उस तरह से कॉस्ट आती है। मैं एक सिंपल का सबसे सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। ये जो सर्विस सेंटर होते हैं ना, जैसे जो बाइक की सर्विस करते हैं मान लो, या कार की सर्विस करते हैं, वहाँ कैसे होता है, एक बाइक वाला आया, उसका मान लो टायर ख़राब है तो उतना खर्चा आएगा। किसी का आएगा तो उसका पूरी बॉडी ख़राब होगी गाड़ी की, तो उस तरह से खर्चा आएगा। लेबर भी उसी तरह से लगेगी। तो इसने क्या बोला, द मोस्ट सूटेबल कॉस्ट सिस्टम, अभी तक तो क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा रहेगा जब प्रोडक्ट डिफरेंट हो बाय टाइप ऑफ मटेरियल एंड वर्क परफॉर्मेंस। तो उसमें हर जॉब अलग तरह का होगा, क्योंकि हर बंदे की गाड़ी में अलग तरह की शिकायत होगी। तो उस गाड़ी पे जैसे ना, जैसे कभी आप सर्विस सेंटर पे जाना, किसी अच्छे सर्विस सेंटर पे जाना, वो क्या होगा, जैसे ही आपकी गाड़ी जाएगी ना वो एक शीट निकाल के लाएगा,
वो पहले ही आपकी गाड़ी को मोटा मोटा देख लेगा, आपकी गाड़ी में क्या क्या खराबी चल रही है वो सारा नोट करेगा, और फिर उसके बाद कितनी लेबर आएगी वो जुड़ेगा। जितना ज़्यादा काम होगा गाड़ी में उतना ज़्यादा खर्चा आएगा। तो वो जो तैयार करेगा उसको जॉब कार्ड बोलेंगे, उसको जॉब कार्ड बोलेंगे। उसमें वो अपना मार्जिन मनी मन सोच लेता है। तो जॉब कार्ड में प्रॉफिट जोड़ के वो आपको बता देगा इस काम का इतना पैसा लगेगा। तो ये वाला जॉब कॉस्टिंग कहलाता है। इसका दूसरा सर्विस सेंटर का एग्जांपल हुआ। दूसरा इसका एग्जांपल प्रिंटिंग प्रेस हो सकता है। प्रिंटिंग प्रेस में क्या होता है, अलग अलग लोग जाते हैं शादी का कार्ड छपाने, तो किसी को डिज़ाइनर कार्ड चाहिए होता है, किसी को सिंपल कार्ड चाहिए होता है, किसी को हिंदी में चाहिए होता है, किसी को इंग्लिश में चाहिए होता है, किसी में कोई 4 पन्ने का कार्ड छपाता है, कोई सिंगल पेज का छपाता है, कोई 10 पन्नों का छपाता है। कहने का मतलब ये है अलग अलग कस्टमर्स की डिमांड के हिसाब से अलग अलग काम पूरा करके दिया जाता है, तो वो उसको अपन बोलते हैं जॉब कॉस्टिंग, उपकार्य लागत। ठीक है। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज, अब आपको मेन ऑब्जेक्ट पता करना है। कॉस्टिंग का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? वेस्ट को मिनिमाइज करना? नहीं, वेस्ट कम होना चाहिए, लेकिन ये कोई मेन उद्देश्य नहीं लगता। हेल्प इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन, कॉस्टिंग के अंदर इन्वेंट्री वैल्यूएशन भी होता है, लेकिन मुझे भी ये भी मेन उद्देश्य नहीं लगता। टू कंट्रोल एंड टू रिड्यूस द कॉस्ट, यही मेन उद्देश्य होता है। आप कॉस्टिंग कर रहे हो इसलिए कि कॉस्ट जितनी सोची है उसके अंदर अंदर रहे और निरंतर कॉस्ट में लगातार कमी आती चली जाए। तो कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, दीज आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। लागत नियंत्रण में रहे और लागत में कमी आए, यही लागत लेखांकन का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। डैश डैश इज द कॉस्टिंग मेथड, तो मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो टेक्निक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है वो टेक्निक है, और प्रोसेस कॉस्टिंग है वो मेथड है। एक बार आपको याद हो गया ना, आपको बहुत मज़ा आएगा इस क्वेश्चनों में, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, उल्टा आपको मज़ा आएगा। ये मैंने वापस वही वाला बताया है कि 7 मेथड मैंने बताए थे और 5 टेक्निक्स बताई थी। इसके बाद है फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेज, ये तो वापस वही क्वेश्चन आ गया। फिक्स कॉस्ट में कमी कब आती है? जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा आपके फिक्स कॉस्ट में कमी आएगी। एक बार मैं फिर बता दूं, सपोज़ आप 10,000 रुपये देते हो और 2,000 यूनिट बनाते हो। अगर आप ऐसे करोगे तो आपकी फ़िक्स कॉस्ट 5 रुपये पर यूनिट आ रही है, लेकिन अगर आप प्रोडक्शन 4,000 इकाइयों करोगे तो आपकी कॉस्ट 2.5 रुपये पर यूनिट आएगी। तो इसने यही पूछा था पर यूनिट फ़िक्स कॉस्ट में कमी कब आएगी? जब प्रोडक्शन में इंक्रीज़ होगा विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। If a cost of 1,000 units is 1,000 रुपये and 1,500 units is 15 रुपीज़, then the fixed cost is, well, अगर आपने 1,000 यूनिट बनाई और आपका 1,000 रुपये खर्चा आया, यानी एक तरह से चल 1 मिनट इसको रखते हैं ना, और 1,500 यूनिट बनाई तो 1,500 रुपये खर्चा आया। ऐसा क्वेश्चन आया ना, तो आप क्या किया करो, आपको 2 स्टेप दे दिए, पहला स्टेप और दूसरा स्टेप, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन। आप ये देखो चेंज इन ओवरहेड, यानी आपके अमाउंट या खर्चे में कितना बदलाव आया, एक तो आप वो देखो, और एक यूनिट्स में कितना बदलाव आया आप उसको देखो। जैसे पहले 1,000 रुपये कॉस्ट आ रही थी, बाद में 1,500 रुपये कॉस्ट आ रही है, तो कॉस्ट में कितना बदलाव आया? 500 रुपये। ठीक है। पहले 1,000 यूनिट थे, अब 1,500 यूनिट है, तो यूनिट्स में बदलाव कितना आया? यूनिट्स में बदलाव आया 500। तो 500 रुपये है और 500 यूनिट है, तो इसको भाग लगाने सॉल्व क्या हुआ? 1 रुपया। इसको अपन बोलेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ये जो सॉल्व करने पे आया इसको हम बोलेंगे 1 रुपया वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो मैं कहना चाहता हूँ कि 1,000 यूनिट पे 1 रुपये के हिसाब से 1,000 वेरिएबल कॉस्ट आ रही है। इन्होंने जो टोटल कॉस्ट दी है वो भी 1,000 रुपये है, इसका मतलब फ़िक्स कॉस्ट 0 है। इसी तरह से जब 1,500 यूनिट आए तो 1,500 यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट हुई 1,500 और इनकी टोटल कॉस्ट भी 1,500 है, तो फिक्स कॉस्ट 0 है। इस क्वेश्चन में मैं बता सकता हूँ दावे के साथ कि फिक्स कॉस्ट 0 है। ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा और बेटर हो सकता था, पर मैं उसका तरीका बताता हूँ। आप खर्चे में जो अंतर आए उसको देखा करो और यूनिट्स में जो अंतर आए उसका देखा करो, उससे आपको वेरिएबल कॉस्ट का पता लग जाएगा, और फिर वेरिएबल कॉस्ट को पता करके बैलेंस फिगर से आपको फिक्स कॉस्ट का भी पता लग जाएगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2। जैसे इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा बदलूँ, ये यूँ अगर मेरे को बोलता कि 1,000 इकाइयों पे 2,000 रुपये लग रहा है, ये 3,000 रुपये लग रहा है, मान लो 3,000 लग रहा है, और 1,500 इकाइयों पे 4,000 रुपये लग रहा है, ऐसा वो अपने को बोलता, तो मैं बोलता देखो अमाउंट में जो बदलाव आ रहा है वो है 1,000 रुपया, अमाउंट में जो बदलाव आ रहा है वो आ रहा है 1,000 रुपये, और जो यूनिट में बदलाव आ रहा है वो है 500 यूनिट का।
ऐसे में सॉल्व करता तो मेरा आता 2 रुपये पर यूनिट। एक बार मेरा वेरिएबल ओवरहेड या वेरिएबल कॉस्ट सेट हो जाता कि 2 रुपये पर यूनिट वेरिएबल खर्चा है, तब मैं बोलता कि देखो 1000 यूनिट पे 2 रुपये के हिसाब से 2000 का तो खर्चा वेरिएबल खर्चा है, पर यहाँ कॉस्ट 3000 दे रखी है, तो बाकी का खर्चा 1000 रुपये फिक्स रहा होगा। तब मैं ये बोलता कि 1500 यूनिट पे 2 रुपये के हिसाब से 3000 रुपये तो वेरिएबल कॉस्ट है, और 4000 और 3000 का जो गैप है वो 1000 रुपये है, तो बाकी 1000 रुपये का फिक्स्ड ओवरहेड रहा होगा। ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया गया था उसके अंदर जितना जो खर्चा था वो सारा का सारा ही वेरिएबल था, फिक्स की गुंजाइश ही नहीं थी, तो इसलिए फिक्स कॉस्ट 0 आया। जल्दी से 2-3 क्वेश्चन और करते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग में और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में किसका अंतर होता है? तो देखो, मार्जिनल कॉस्टिंग केवल वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर करती है, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो होती है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों को कंसिडर करती है। इसलिए इन दोनों में जो अंतर होता है उस अंतर की वजह होती है ट्रीटमेंट ऑफ फिक्स कॉस्ट। ठीक है, इसके बाद है द कॉस्ट अकाउंट्स मेंशन। कॉस्ट अकाउंट्स के अंदर किसको मेंशन किया जाता है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट खर्चों को, नॉर्मल और एबनॉर्मल एक्सपेंडिचर को, फिक्स्ड एंड अनसर्टेन एक्सपेंडिचर को, नेट एंड टोटल एक्सपेंडिचर को। तो कॉस्ट अकाउंट्स के अंदर अपन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सभी प्रकार के खर्चों को कंसीडर करते हैं। ऐसा नहीं, ये बाकी सारे बकवास ऑप्शन है ना। जब हम लागत लेखे बनाते हैं या लागत शीट बनाते हैं तो हम अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष सभी प्रकार के व्ययों का ध्यान रखते हैं। और एक बहुत बुनियादी क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बताओ लागत के आधारभूत तत्व कितने हैं? तो 3 होते हैं। वस्तु बनाने के लिए मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए और ओवरहेड चाहिए। ओवरहेड मतलब ऑल एक्सपेंस, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उनका टोटल। तो लागत के आधारभूत तत्व हैं मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। दीज आर द 3 मेन एलिमेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द कॉस्ट यूनिट फॉर ब्रिक क्लिंस। ये जो ईंटों का भट्टा होते हैं, जो ईंटें बनाते हैं, तो वो अपनी कॉस्ट कैसे निकालते हैं? प्रति ईंट को लागत, 100 ईंट का खर्चा, 1000 ईंट का खर्चा, तो जनरली वो 1000 ईंटों को बनाने पे जो खर्चा आता है उसको निकालते हैं, है ना। ठीक है, जैसे मान लीजिए शुगर की कॉस्ट आप पर क्विंटल निकाल सकते हैं, पेपर की कॉस्ट आप पर रिम निकाल सकते हैं, ईंटों की कॉस्ट आप पर 1000 यूनिट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये यूनिट होती है कॉस्टिंग यूनिट की, आप कॉस्ट कितने में व्यक्त करना चाहते हैं, पर यूनिट या कैसे व्यक्त करना चाहते हैं। होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। वीडियो देखिए, पीडीएफ अवेलेबल है ऐप पे, आप सारे क्वेश्चन उसके लगाइए। ठीक है, किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो मुझसे पूछिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप कॉमर्स की दुनिया से हो तो आप जानते हो कि कॉमर्स में 3 बड़ी जॉब्स रहती हैं। एक होती है स्कूल लेक्चरर वैकेंसी, ठीक है, जो जिसे अपन पीजीटी टीजीटी कॉमर्स टीचर भी कहते हैं। दूसरी होती है असिस्टेंट प्रोफेसर वाली वैकेंसी यानी कॉलेज लेक्चरर वाली वैकेंसी। और तीसरी होती है किसी भी स्टेट में अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, ये वैकेंसी। इसके अलावा सबसे बड़ी वैकेंसी सीए साइड की होती है, सीए वाली, बट वो प्रोफेशनल साइड होती है। आपको क्या लगता है, एक स्टूडेंट जो एग्ज़ाम क्रैक कर देता है, सक्सेसफुल हो जाता है, और एक स्टूडेंट जो एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाता, एक बार के लिए फेल हो जाता है, उसमें बेसिक डिफरेंस क्या रहता है? अकॉर्डिंग टू मी जो फ़र्क रहता है वो रहता है फ़र्क प्रैक्टिस का। क्योंकि तैयारी सब करते हैं, कोर्सेज सब लेते हैं, कुछ लोग ऑफलाइन तैयारी करते हैं, कुछ लोग ऑनलाइन तैयारी करते हैं, कुछ लोग सेल्फ से तैयारी करते हैं। तो एक बार के लिए तैयारी सब करते हैं, लेकिन जो मेन फ़र्क रह जाता है ना, वो प्रैक्टिस का रहता है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है कि डे बाय डे कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। एक सीट पे 50 कैंडिडेट, 100 कैंडिडेट, 500 कैंडिडेट, ये नंबर बढ़ता ही जाएगा क्योंकि लोगों को जॉब चाहिए। तो ऐसे में आप क्रैक कैसे कर पाओगे? जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। इसके लिए हम लोगों ने क्वेश्चन बैंक, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट, बहुत सारे क्वेश्चन बैंक सब पे बनाए हैं। जैसे अगर आप स्क्रीन पे देखें तो इसमें आपको दिखाई देगा ऑडिट का क्वेश्चन बैंक दिखाई देगा। इसके बाद आप नीचे चलिए तो ये इनकम टैक्स का क्वेश्चन बैंक है। इसके बाद स्टैटिस्टिक का है। मतलब ये हमारे पास बहुत सारे, इनफैक्ट लगभग हमने सारे सब्जेक्ट्स पे क्वेश्चन बैंक बना दिए हैं और वो बहुत ही रीज़नेबल रेट पे अवेलेबल हैं। सारे क्वेश्चन बैंक हिंदी और इंग्लिश दोनों में हैं। बहुत जगह पे हमने जहाँ ज़रूरत है वहाँ उनके सॉल्यूशंस भी दिए हैं। उसके अलावा हम डाउट डिस्कशन भी करते हैं। हमारा नंबर लगातार व्हाट्सएप पे आप देख रहे होंगे, तो उस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम फुल कोर्सेज भी क्रिएट कर रहे हैं, बट इट विल टेक टाइम। जब तक हो सकता है आप ये वीडियो देखें तो फुल कोर्सेज भी काफ़ी सारे आ चुके होंगे, लेकिन क्वेश्चन बैंक के साथ हम रेडी हैं।
तो अगर आप जॉब लेना चाहते हो तो आई विल सजेस्ट यू बहुत नॉमिनल 1999, मतलब ओनली 99 रुपी, या कोई अगर बड़ा है तो 199 रुपी में क्वेश्चन बैंक अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आप अपने क्वेश्चन बैंक को कस्टमाइज़ करा सकते हो। अगर सपोज़ कीजिए कि हमने क्वेश्चन बैंक के अंदर कोई 2 टॉपिक नहीं डाले हैं, तो आप सिंपली व्हाट्सएप कीजिए, हम उसके क्वेश्चन उसके अंदर और ऐड कर देंगे या आपके पास भेज देंगे, ठीक है। और अगर कोई ज़्यादा हिस्सा है तो आप उसे छोड़ दीजिए। तो बहुत सिंपल है तैयारी करना, बट तैयारी करनी पड़ती है, ठीक है ना। क्रिकेट खेलना सबको आता है, ऑलमोस्ट अगर आप इंडिया में हैं तो क्रिकेट खेलना सबको आता है। लेकिन अच्छे प्लेयर कौन बनते हैं? जो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं या बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस इज़ द की। तो मैं जस्ट आपको यही बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो में कि बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एक सॉलिड क्वेश्चन बैंक चाहिए। हमारे इस क्वेश्चन बैंक में ऑलमोस्ट हमने इंडिया में जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं वो हमने सारे क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। थोड़े रह भी गए होंगे, बट हमने मोस्टली क्वेश्चंस को कवर किया है ताकि आप अपनी तैयारी बहुत अच्छी कर सको। सिंपल लेवल, एवरेज लेवल से लेके एडवांस लेवल तक के एमसीक्यू हमने इसके अंदर इंसर्ट किए हैं। कोई अगर चैप्टर नहीं है तो आप उसे और ऐड करवा सकते हैं। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, इन क्वेश्चन बैंक को एक्सप्लोर कीजिए, केवल एक किसी सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक आप लेके देखिए। अगर आपको फ़ायदा लगता है तो फिर आप और क्वेश्चन बैंक लीजिए। जहाँ आप इतना तैयारी पे पैसा खर्च करते हैं, आगे इतनी लाइफ आपकी दांव पे लगी हुई है, तो एक 500, 600 या 900 रुपये के सारे सब्जेक्ट्स के भी मिला के 1000 रुपये के अंदर सारे आ जाएंगे। और मैं तो कह रहा हूँ केवल एक 99 रुपी से स्टार्ट कीजिए। तो जस्ट एक बार ट्राई कीजिएगा, कॉमर्स पॉइंट ऐप हमारा डाउनलोड कर लीजिएगा। दिक्कत आए तो व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है।